हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से पहला टॉपिक हमारे पास आता है जी सेल थ्योरी, और दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह आज मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि सेल की जो डायग्राम है, अगर पेपर में डायग्राम आ जाए तो उसे ड्रॉ करने का इजी और आसान तरीका क्या है, और फिर उसकी लेबलिंग इंशाल्लाह मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब सेल थ्योरी से। सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज या रिप्रेजेंट किया? Cell theory was represented by two German scientists, Matthew Sheldon, he was a botanist in 1838, and the Theodor Schwann in 1839, he was a zoologist. यानी सेल थ्योरी को सबसे पहले 1838 और 1839 में दो जर्मन साइंटिस्टों ने पेश किया था। याद रखें, सेल थ्योरी का आगाज उस वक्त से हो गया था जब से रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, और उन्होंने कहा था कि सेल जो है वो बुनियादी कंपोनेंट है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल है। कहानी उसकी वहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन इन दो साइंटिस्टों ने, और इनके साथ एक तीसरे का जिक्र यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है रेडल्फ वर्च्यू। इन तीनों ने जो है वो मिलकर एक थ्योरी प्रपोज की, मीन सेल के मुताल्लिक अपना एक कंप्लीट आइडिया दिया कि सेल क्या होता है। क्या आइडिया दिया जी? सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी आर: नंबर 1, all living things are composed of one or more cells. If it is composed of one cell, it will call unicellular. If it is composed of more than one cell, more than two cells, then it will call multicellular. Right? पहला पॉइंट ये कहता है कि तमाम जिंदा चीजें जो हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो या तो एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं या एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बनती हैं। अगर एक सेल से बनी है तो हम उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, अगर एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी है तो उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। मसलन बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है और ह्यूमन जो है वो मल्टीसेलुलर है, सब सेलों से बनी है। दूसरे नंबर पर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग थिंग्स। जो बात मैंने कहा कि किसने कही थी, रॉबर्ट हुक ने कही थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल वो बुनियादी जर्रा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता भी है, और उसके अंदर सारे जितने फंक्शन हैं वो भी सेल ही परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये है सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है ये है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स बाय द सेल डिवीजन। यानी न्यू सेल्स जो हैं वो पुराने सेलों की सेल डिवीजन से अराइज होते हैं। जब पुराने सेल मौजूद होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं, उससे नए सेल बनते हैं। इस तरह से यानी ओल्ड सेल जो है वो न्यू सेल, जो न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल जब अपनी डिवीजन करते हैं, चाहे वो माइटोटिक डिवीजन हो या मियोटिक डिवीजन हो, दोनों तरीकों से नए सेल हमारे से वजूद में आते हैं, नए सेल बनते हैं। अगला पॉइंट है जी, ए सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल्स आइदर डीएनए आरएनए which passes from parent to offsprings during the cell division। और सेल डिवीजन के दौरान एक ये काम भी होता है कि तकरीबन अक्सर सेलों के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर जितने कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर जो सेल का न्यूक्लियस है या नहीं है, लेकिन उनके अंदर हेरिडिटी मटेरियल्स, जो विरासती मवाद जिसे हम कहते हैं, वो जरूर होता है। या डीएनए आरएनए, कभी डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, किसी में एक होता है, और वो मौजूद होता है। और जब पेरेंट का सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले डीएनए मटेरियल या उसका हेरिडिटी मटेरियल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, बाद में सेल डिवाइड होकर उससे दो नए सेल बनते हैं। लिहाजा पेरेंट का जो डीएनए होता है वो दोनों, या हेरिडिटी मटेरियल जो है वो दोनों डॉटर सेल्स में मौजूद होता है। ऑल सेल्स हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। तो तकरीबन देखा जाए तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जो सेल हैं उनके केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, ठीक है, कुछ 19-20 का फर्क होता है, लेकिन ज्यादातर बेसिक कंपोनेंट्स जो है केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से वो दोनों सेलों के अंदर सेम पाए जाते हैं जी। ये तो था सेल थ्योरी को किसने पेश किया और इसके मेन पॉइंट क्या हैं। आज के लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको सेल की डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने बोर्ड पर इस तरह से 5 पॉइंट लगाए हैं। आप यूं समझ लें, 2 ट्राइंगल्स बनाई हैं, ये एक ट्राइंगल हो गई है और ये हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है, और इनके बीच में एक सर्कल है। तो आसान तरीका बता रहा हूं कि 2 ट्राइंगल्स प्लस एक रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल नहीं,
दो ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल की मदद से हम एक प्लांट सेल ड्रा कर सकते हैं। जरा बोर्ड पर गौर करें प्लीज। और उसके बाद याद रखिएगा कि जब भी आप प्लांट सेल या एनिमल सेल को लेबल करने जाएंगे, सेल की डायग्राम को लेबल करने जाएंगे, तो आप तमाम ऑर्गेनेलीज को, तमाम चीजों को एक तरफ लिखेंगे, एक साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इस तरह लिखने से ये जो चेकर होता है ना, उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। और जब आसानी हो जाती है तो वो यकीनन आपको यहाँ टिक मारने के बाद नंबर दे देता है, और ये अच्छे नंबर लेने का एक बेहतरीन तरीका है। अब जी इन 5 जो लाइनें मैंने बोर्ड पर खींची हैं, इससे मैं सेल कैसे बनाता हूं आप जरा अब गौर करें प्लीज। सबसे पहले मैं इस लाइन को यहां जोड़ूंगा और इस लाइन को जोड़ूंगा, लेकिन याद रखिएगा मैंने ट्राइंगल की तीसरी लाइन नहीं बनाई है। मैं ट्राइंगल की नीचे की तीसरी लाइन नहीं बना रहा हूं, मैं उसके साथ डायरेक्टली एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आप कह सकते हैं, ये रेक्टेंगल जैसा है, रेक्टेंगल बना रहा हूं, और रेक्टेंगल से आगे मैं एक और ट्राइंगल यानी अगले हिस्से को जोड़ रहा हूं। अब आप जरा गौर करें, अगर मेरे पास रबड़ और पेंसिल है तो मैं इस सेल को यहां से मिटा दूंगा जो मैंने अपने डॉट लगाए थे, और इनको मैं थोड़ा सा गोल करूंगा इस तरह से। थोड़ा इन सेलों को गुलाई देना है यहां से, इसको भी मिटा दें थोड़ा ज्यादा, और इसको रबड़ से मिटाने के बाद यूं जरा गुलाई दे दें, और ये आपके सेल का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है जी, इसको भी आप इसी तरह से करेंगे, यहां से इसके साथ यूं जोड़ देंगे। आप देख लें जी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, यानी मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी है, इसको मैं यहीं से लेबल कर सकता हूं कि दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको मैंने आपके सामने लेबल कर दिया है। लाइन चेंज कर देते हैं, रेड लाइन लगा देते हैं या कोई दूसरे कलर की लाइन लगा देते हैं जो आपको वाज़ेह नजर आएगी। ये होगी जनाब सेल मेम्ब्रेन जो सेल के सबसे बाहर होती है। अब जो मैं अगला स्टेप करने लगा हूं उसमें आप जरा मुझे गौर से देखेंगे। आप अपनी रबड़ से, क्योंकि डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाई जाती है, रबड़ से इसके अंदर 1, 2 और 3 कट लगाएंगे। इन 3 कट्स को सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा इतना अंदर की तरफ, और इसको इतना, और इसको थोड़ा ज्यादा इतना अंदर की तरफ फोल्ड करके आपने यहां से 3 कट बना दिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई होती है। इसी तरह से यहाँ 1, 2 कट आप लगाएंगे और एक छोटा सा आप यहां से अंदर की तरफ कर्व बना देंगे। इसी तरह से यहां से भी आप 2 छोटे कट बना सकते हैं जिससे आपकी डायग्राम खूबसूरत लगने लगेगी। आपने यहां से 2 कट बनाए, यहां से भी 2 कट बना दें, ऐसे और ऐसे, यहां से भी आप बना सकते हैं। अब देखें जी आपकी डायग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहां से भी चाहें तो 1 कट आप बना सकते हैं। इस तरह से आपकी डायग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। यहां से इसको मैं थोड़ा सा और गोल करके सही करना चाहता हूं। ये देखें, यहां से मैंने इसको और थोड़ा सा गोल करके सही कर दिया है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर आपकी सेल मेम्ब्रेन जो जगह जगह से अंदर इन्वेजिनेट हुई है, ये बन चुकी है। अब मैं इसके सेंटर में आपके लिए इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करने जा रहा हूं, क्योंकि सेल के सेंटर में अमूमन अगर प्लांट सेल है तो थोड़ा साइड पर होगा, लेकिन मैंने एनिमल सेल ड्रॉ किया है तो एनिमल सेल के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर उसका क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। इस तरह से ये क्रोमैटिन नेटवर्क है उसका, उसके अंदर इसकी शुरू में कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बाद में अपनी, जब सेल डिवीजन के करीब आता है तो ये अपनी शक्ल वाज़ेह करने लगता है। और याद रखिएगा कि इसमें एक और चीज भी होती है इस तरह से गोल सी, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर पाया जाता है। इस तरह न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द सारा जो मटेरियल है वो आपका डीएनए, आरएनए यानी हेरिडिटी मटेरियल है, जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। तो अब मैं न्यूक्लियस को भी जो है वो यहां से डायरेक्ट लाइन खींच के न्यूक्लियस को भी मेंशन कर सकता हूं कि जी ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और हेरिडिटी मटेरियल, इन चीजों को मैंने यहाँ डायग्राम में मेंशन नहीं किया है। उसके बाद ये जो इसके अंदर सारा भरा हुआ मवाद है, इस तरह से मैं इसके अंदर अगर डॉट लगा दूं, ये डॉटेड जो एरिया है ये इसका साइटोप्लाज्म है। आपको पता है साइटोप्लाज्म के भी 2 हिस्से होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होता है और कुछ नॉन ग्रेन्यूलर होता है। तो ये मैंने इसका ग्रेन्यूलर जो हिस्सा बना दिया है, ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ मैंने दिया हुआ है तो मैं यहाँ से साइटोप्लाज्म को इस तरह से, साइटोप्लाज्म के ऊपर भी मैंने जो है वो आपको एक लाइन दे दी है। उसके बाद याद रखें कि यहां पर न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ गोल गोल सी सर्कल्स होते हैं, ऐसे ऐसे ट्यूब्यूलर शक्ल्स होती हैं, और इन ट्यूब्यूलर शक्ल्स को कहा जाता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहां से लेकर बाज़ औक़ात ये फैलते फैलते ये सेल मेम्ब्रेन तक पहुंची हुई होती हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इस तरह से
ट्यूब्यूलर इंटरकनेक्टेड चेन्स होती हैं, ऐसे ऐसे इनको ड्रॉ करते हैं। ये जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दो किस्म की होती हैं, आपको पता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने यहाँ जो ड्रॉ की है, अब अगर इसके साथ अगर गौर से देखें तो इसके साथ जो न्यूक्लियस के यहाँ करीब होती है, वहां न्यूक्लियस के करीब इस तरह इसके ऊपर छोटे छोटे डार्ट्स मौजूद होते हैं, इस तरह के डार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। इन डार्ट्स की वजह से, ये डार्ट्स क्या है, ये डार्ट्स हैं जी राइबोसोम्स। ये डार्ट्स जो इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम्स। सो मैंने राइबोसोम्स भी आपके सामने लेबल कर दिए हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी होते हैं। और याद रखिएगा कि ये कहीं कहीं सेल के अंदर इस तरह छोटे छोटे शक्ल में फ्री भी पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो सेल के अंदर राइबोसोम 3 जगह पर होते हैं, न्यूक्लियस में भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। और इनका मेन काम हमें पता है कि ये क्या करते हैं, ये सेल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद एक और चीज की तरफ मैं जा रहा हूं, बड़ी अहम, और वो है जनाब गाल्जी बॉडीज। गाल्जी बॉडीज जो हैं उनकी शक्ल बनाने के लिए कुछ यूं आप ड्रॉ करेंगे, ये एक शक्ल हो गई, इसके साथ ये भी ऐसे ही इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का एक चैनल होता है, इस तरह से यूं और यूं कर लें। ये आपके आगे जी गाल्जी बॉडीज। याद रखिएगा ये सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको आसानी के लिए और सिखाने के लिए सिर्फ एक ही जगह में ड्रा कर रहा हूं। उसके बाद जो अगली चीज सेल के अंदर है जनाब, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपके लिए अब माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करने लगा हूं। लेट्स सी, ब्लैक से ही ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है। बहुत सारे सेलों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बहुत सारे सेलों में नहीं भी होता। ये इस तरह से यहाँ भी हो सकता है, कुछ में एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैं यहाँ वाले को लेबल कर रहा हूँ कि जी ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ कुछ खास किस्म के और स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, इस तरह लंबे लंबे रेशे या छोटे छोटे गोल गोल डार्ट्स। इन डार्ट्स को कहा जाता है लाइसोसोम्स। ये सुसाइडल सेक हैं, और अमूमन ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये सॉरी गाल्जी बॉडीज के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। मैंने यहाँ चूंकि जगह नहीं थी इसलिए इनको यहाँ ड्रा करके लाइसोसोम्स आपको बता दिया है। एक छोटी सी चीज और रह गई है, सेल में जगह जगह इस तरह खाली जगह मौजूद होती हैं, ठीक है जी। इन खाली जगहों को, जिनके अंदर कुछ छोटा मोटा सेल सिप होता है, इनको कहा जाता है जी वैक्यूल्स। तो यूं आपकी डायग्राम देखें, आपके सामने है, ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने ड्रॉ करने का आपको तरीका भी बताया है। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो ऑर्गेनेलीज थी वो बनाई हैं। सेल मेम्ब्रेन से शुरू किया है, साइटोप्लाज्म बताया आपको, वैक्यूल क्या होता है वो बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, उसके बाद न्यूक्लियस ऐसा होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस को भी लेबल करना चाहें तो उसको भी हम कर सकते हैं। ये जनाब गाल्जी बॉडीज हैं। उसके बाद ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच राइबोसोम है, या ये वाले भी राइबोसोम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम्स भी होते हैं। सेल में और बहुत सारी चीजें होती हैं, साइटोस्केलेटन होता है, पेरिक्सोसोम्स होते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। सिंपली मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि डायग्राम इतना इजीली ड्रॉ किया जा सकता है 6 डॉट लगा के। और जनाब जो आपके लेबलिंग है वो सारी एक तरफ हो गई है। अब एक्सटर्नल है जो चेकर है, उसने आपकी डायग्राम चेक करनी है, तो वो कहेगा जी दिस इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। उसने एक तरफ आपके टिक लगाने हैं और यहाँ आपको उसने नंबर दे देने। आसान तरीका है। आई होप कि इससे आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, आप डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाएंगे। और उसके अलावा जो है आपने सेल थ्योरी को भी पढ़ लिया है। होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको रियली ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।